कैसे हो डियर फ्रेंड। चलो आज के टॉपिक में कल का जो सेशन हुआ था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो अप्लाई करके देखते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो अपने घर पे लगी हुई रहती है वो फंक्शन कैसी करती है, वो वर्क कैसी करती है, और इसके ऊपर सर ये लेके आए हो डबल से। अभी इसमें तो जो जैसे अप्लाई करना है वही तो अमेजिंग फैक्टर है, उसमें वही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, अब ये जो टॉपिक है बच्चों वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एज पर एज कंसर्निंग विद द एग्जाम। इसमें एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं या फिर वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर भी पूछे जा सकता है। बहुत सारा टॉपिक है इसमें कि जो पूछने लायक है। पहले तो कंसेप्चुअल समझ में लो, नहीं तो फिर मैं ऐसे वीडियो डाल देता था एनिमेशन के तौर पे, लेकिन जो कंसेप्ट है वो बोर्ड पे ही क्लियर होने वाले। तो अच्छी तरह से और कॉन्सेंट्रेटली देखो, आज के सेशन में वही लेने वाला हूं, बाकी का कौन सा अदर टॉपिक में लेने वाला नहीं हूं। यही इलेक्ट्रिक मोटर का, क्योंकि इसके ऊपर भी डीसी जनरेटर जो आखिरी का टॉपिक है वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाउ टू अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो पता होना चाहिए। ये ऐसे नहीं दिया हुआ है, देखो अप्लाई भी करना है। चलो देखते हैं। ओके चलो, अब इलेक्ट्रिक मोटर विच इज कंसर्न हुई, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या रहते हैं बच्चों, मैग्नेट रहते हैं। ओके, अब ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं या फिर इसके जगह पे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज किया जा सकता है, या फिर हॉर्सशू भी मैग्नेट यूज किया जा सकता है, लाइक दिस, इस तरह का। बड़े बड़े जो पावर स्टेशन जो रहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के, इसके अंदर कॉइल घूमती रहती है, तो हॉर्सशू मैग्नेट उसके ऊपर अंदर के साइड में रहता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे एन और एस लिख दिया मैंने, ऐसे काटे नहीं जाते बच्चों। इसका जो दूसरा भी जो पोर्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे एस तो यहाँ पे एन रहने वाला है, और इसका भी दूसरा जो पोर्शन रहने वाला है एन और एस। दिस इज द मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर लगाओ, एन है, ऐसा काट नहीं सकते। आपको तो बताया प्रॉपर्टी मैंने कि एन को काट नहीं सकते, एस को काट नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेट जब काटने के वक्त एन और एस कभी सेपरेट नहीं होते हैं। एन को यदि काटा जाए तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, दूसरे एंड पे दूसरा एक पोल बना लेते हैं ऑटोमेटिकली, एन और एस, एस और एन जो भी है। चलो आगे, अब ये जो मैग्नेट है बच्चों, ये जो दो मैग्नेट है, परमानेंट हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या फिर हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। अब इसमें बच्चों यहाँ पे अंदर के साइड में कॉइल लगी हुई थी। सर कॉइल माने क्या, कॉइल माने इस तरह का ऐसा राउंड्स, नंबर ऑफ टर्न्स। एक सपोज एक लेंथी वायर ले लो और उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर पे वाउंड कर दो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है एक आप समझो कि एक ही लूप है बच्चों, ऐसे तो नंबर ऑफ लूप रहते हैं। ओके, अब इसको कैसे किया होगा उन्होंने, जैसे 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 3D डायग्राम निकाल के देख आपको बताता हूं कि किस तरह का उन्होंने किया होगा, इस टाइप का। ओके, इस टाइप का एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का जो ये रहता है वो ऐसा वाउंड एक रहता है, और उसके ऊपर मैं कॉइलिंग करवा देता हूं लाइक दिस, इस टाइप की, इस टाइप की। ओके, तो अब यहां पे एक ही लूप नहीं है, जैसे यहां से ले लो ऐसा, इस तरह का, इस तरह का, ओके, इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, लेकिन ये बार बार नंबर ऑफ टर्न, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे होते हैं ऐसे। फिर इसका एक छोर और एक दूसरा एंड प्लस और माइनस को प्रोवाइड किया जाता है। आइडिया क्लियर कि इसको बोलते हैं कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स जो बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉइल। और कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर पे या फिर एक फर्मा होता है, फर्मा मैंने एक परमानेंट शेप दिया हुआ सॉफ्ट आयरन का, उसके ऊपर कॉइलिंग करवा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर, आर्मेचर। ओके, आर्मेचर इज नथिंग बट द क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। आर्मेचर नंबर ऑफ टर्न, उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं,
कॉइन। आ गया क्लियर? एक सिंपल वाला कॉइन ये नहीं है, एक कोर ले लेते हैं सॉफ्ट आयरन का, इसके ऊपर कॉइलिंग करवा देते हैं, लाइक नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, और एक घुमा देते हैं नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। आपने यदि कोई मोटर देखी हुई अंदर से तो कितने नंबर ऑफ टर्न है देख लो आप। ये तो मैं इलेक्ट्रिक मोटर की जो इनर टाइप का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, इमेज है, यहाँ पे डाल दूंगा तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कितने नंबर ऑफ टर्न रहते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, तभी तो मैग्नेट बनेगा ना, और उसमें फोर्स भी लगेगा। इसके कारण जो ये पावर की है मैग्नेट्स, उतनी पावर की अपने को क्या चाहिए, कॉइलिंग और नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। लाइक ए सोलोनाइट, सोलोनाइट का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ था, ईच एंड एवरी टर्न का, ईच एंड एवरी मैग्नेट का एक एक लाइंस बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने को उतना ही स्ट्रांग चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, या हम समझेंगे ये है आर्मेचर, ये है आर्मेचर। दो बड़े बड़े मैग्नेट है यहाँ पे, कौन कौन से, हॉर्स मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट और वाटर। अब थोड़ा सा हिस्ट्री समझने के लिए हम ये जो साइड है यहाँ पे उसको नाम देते हैं ए बी और सी डी, राइट। ये साइड को ए बी सी डी क्यों दिया देखते हैं। अब यही साइड हमको काम में आने वाली है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन समझो किस तरह से। अब यदि मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट करवा दूं बैटरी से, ओके, इसको मैं क्या करवा देता हूं, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करवा देता हूं, डीसी बैटरी, ओके, इस तरह का प्लस और माइनस, ओके। अब इलेक्ट्रिक फ्लो कैसा होगा बच्चों, यहां से इस तरह का, यहां से इस तरह का जाएगा, इस तरह का वापस आएगा सीडी से, यहां से, और ये दिस इज द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट पता है इलेक्ट्रिक करंट में हुआ था, एक्चुअल करंट कैसा फ्लो होता है, नेगेटिव टू प्लस, लेकिन हमने क्या देखा है, कन्वेंशनल करंट माने प्लस टू माइनस, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ओके चलो, अब ये हो गया क्लियर। अभी देखो बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, N2S, ठीक है सर, दो ही लाइन नहीं क्या, नहीं बच्चों, दो लाइन के ये तो अपने प्रैक्टिकल बेसिस पे ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी स्ट्रांग होती है, कहां से कहां तक की जाती है, N2S तक की जाती है, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो, अब मैं फोर्स की डायरेक्शन वगैरह नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ ये बताने वाला हूं कि घूमने से क्या प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, अब देखो जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था, तो वहां पे जैसे कंडक्टर पे फोर्स लगता है, कंडक्टर पे फोर्स लगता है, ये भी बताया। सपोज एक एग्जांपल थोड़ा सा टैली करने के लिए बताता हूं मैं कि क्या बोलते हैं उसको, सपोज मैग्नेटिक लाइंस इस तरह का है, मैग्नेटिक लाइंस इस तरह का है, और करंट यदि ऊपर जा रहा है, करंट यदि ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस कौन सा, पहला वाला, ओके। करंट कैसा, करंट ऊपर, आगे समझ में, मैग्नेटिक लाइंस, फोर फिंगर फादर को मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, ये वाला मिडल वाला फिंगर करंट, और ये जो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। फोर्स कैसे होगा, अंदर की साइड में, फोर्स कैसे होगा, अंदर के साइड में होगा। तो फोर्स अंदर के साइड में यदि दिखाना होगा तो किस तरह से दिखाना है अपने को, एक क्रॉस। फोर्स कैसे दिखाना है, क्रॉस करके दिखाना है, आगे समझ में, ओके। अब देखते हैं नीचे वाला करंट, यहां पे नीचे आएगा करंट, द मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और फोर्स कैसे आ रहा है, बाहर के सूर्य। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर आता है, तो उसको कैसे सिंबल देते हैं, डॉट करके, क्रॉस और डॉट, क्रॉस अंदर, देन डॉट बाहर, आगे समझ में। मैग्नेटिक फील्ड ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के सॉरी उसके लिए यूज किए जाते हैं बच्चों। यहाँ पे लिख दूं क्या, ये आपके रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूं, ओके, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा रहता है, मैग्नेटिक फील्ड यदि ऐसा है, क्रॉस होने के बाद में अंदर इनवर्ड, ओके, और डॉट
आउटवर्ड। डॉट कैसा है बच्चों? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो सिंबल कैसे लगेगा? क्रॉस। आउटवर्ड है तो यहां पे डॉट लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीएससी के या फिर 11th 12th में अपने को काम में आने वाला है, इसलिए पहले ही मैंने बता दिया। आईसीएससी के कोर्स में भी है और ये एनसीईआरटी में ज्यादातर दिया हुआ नहीं है, तो है वैसे ही बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होने की वजह से ये वन ऑफ द बेटर एग्जांपल है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फोर्स बाहर, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा? बाहर की साइड में। ये कैसा होगा? मैग्नेटिक फोर्स अंदर की साइड में। ओके, चलो आगे बढ़ते भाई। अब देखो इसमें क्या होगा? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड तो चल रही है, करंट भी बह रहा है। ओके, हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ये ऐसा लाइंस लगाया मैंने। ठीक है, अब करंट कैसा बह रहा है? अंदर के साइड में बह रहा है ना। ये 3D है, मैंने उसी दिन बताया था पिछले वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो बताया था 2 वाला लेक्चर जो है उसमें 1 और 2 सेकंड इसमें बताया था। ये ऐसी कॉइल है। ओके, कॉइल ऐसी है तो इस तरह का करंट अंदर के साइड में जाएगा। ओके, तो करंट कैसे जाएगा? मिडिल फिंगर करंट अंदर के साइड में जाएगा। फोर्स कैसे लगेगा बच्चों? नीचे के साइड में। कौन सी जगह पे लगेगा? कौन से साइड पे लगेगा? ए बी के साइड में, नीचे के साइड में लगेगा। तो ये नीचे के साइड पे लगेगा। ये क्या है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? नीचे की साइड में। चलो ओके, अब देखो यहां से नीचे से ऊपर करंट का फ्लो है और सीढ़ी केस में ऊपर से नीचे है। अब बदल गया डायरेक्शन, तो अब कैसे करने का? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, करंट कैसा रहेगा? घुमा 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 बाहर, है ना। अपनी मैग्नेटिक कॉइल कैसी ऐसी है ना, कॉइल कैसी है? तो कॉइल ऐसी इस तरह की साइड होंगी, लाइक दिस, है ना, इस तरह की और इस तरह की। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट बाहर, है ना, इस तरह का कंडक्टर। फोर्स कहां पे लगेगा? फोर्स अपवर्ड साइड में। फोर्स कैसे लगेगा? अपवर्ड साइड में। ये भी फोर्स हो गया। ओके, ये भी ठीक है। यहां पे फोर्स नीचे के साइड में, यहां पे फोर्स ऊपर की साइड में। दिस वन इज द मैग्नेटिक कॉइल, सॉरी कॉइल बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स की। अब ये कैसी घूमेगी? लाइक दिस, ऐसा ऐसा समझो। ये साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इस तरह का। यहां पे फोर्स कैसा लगेगा? नीचे के साइड में। फोर्स कैसे लगेगा? नीचे के साइड में। यहां पे फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर के साइड में। आगे समझ में? ये ऊपर, ये साइड ऊपर के साइड में जाएंगी और ये साइड नीचे की साइड में घूमेगी। ओके, चलो ठीक है। अब घूमने के बाद में ये सोचो बच्चों, इफ आई कनेक्टेड डायरेक्टली टू द कॉइल, ये पावर सप्लाई जो है या फिर डीसी जो बैटरी है, मैंने कहां पे अटैच करवा दिया? डायरेक्टली टू द कॉइल। अब यहां पे यदि करवा देता मैं, देखो ये ऐसे कॉइल के 2 नोड्स हैं और इसको मैंने कनेक्शन करवा दिया। यदि कॉइल घूमेंगी तो ये वायर्स कैसे होंगे? ट्विस्ट अप हो जाएंगे, है ना, इस तरह के हो जाएंगे ना, जैसे ऐसे ऐसे होने के बाद में ट्विस्ट अप। अब कितनी बार घूमेंगी वो? तो उतने बार तो वायर क्या होगा? मिक्सअप हो जाएंगे और टूटने का डर रहता है, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता था और बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होने के चांसेस है वहां पे। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो ट्विस्ट होंगी, ट्विस्ट होंगे तो जैसे जैसे कॉइल घूमेंगे वैसे वैसे ट्विस्ट तो होना ही है, क्योंकि फोर्स अपर और नीचे और ऊपर लगना है। इसके वजह से कॉइल घूमेंगी, कॉइल घूमेंगी तो वायर एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट होने के बाद में मोटर तो स्टॉप हो जाएगी। फिर कैसा करते हैं? तो उन्होंने यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करवा दिया, यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगवा दी। ये स्टड के ऊपर स्प्लिट रिंग। आगे समझ में? थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं, लाइक दिस। ये स्प्लिट रिंग। अब स्प्लिट रिंग कैसा रहता है? लाइक दिस, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। यहां पे गैप रहेगा, यहां पे गैप रहेगा, ठीक है। अब उसकी भी डायग्राम निकाल देते हैं, यहां पे निकाल देते हैं डायग्राम। स्प्लिट रिंग, ओके, स्प्लिट रिंग। ये फंक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ लो बच्चों की क्या एग्जैक्टली हो रहा है। दिस वन इज द स्प्लिट रिंग, इस तरह। अब ये जो इनर एंड है ये किसको ज्वाइन होता है? ये कॉइल को,
ऐसे इस तरह का, ऐसे इस तरह का अंदर के साइड में ये कॉइल को अटैच रहते। कौन अटैच रहते? स्प्लिट रिंग अटैच रहते हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सपोज स्प्लिट का S1 लेते हैं और इसका S2 लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये अटैच हो गया, ओके। अब देखो जैसे जैसे ये कॉइल घूमेंगी तो उसके साथ में भी ये स्प्लिट रिंग, स्प्लिट माने दो वाली, स्प्लिट माने टूटी हुई, तो ये भी घूमेंगी, ये हो गया स्प्लिट रिंग, है ना। कॉइल घूमने के बाद में स्प्लिट रिंग उसको अटैच रहती है। तो सपोज ये रॉड है कॉइल में, ठीक है, और इसको ही कॉइल अटैच रहती है, देखो बच्चों इस तरह का, ओके। अब सेम यहां भी इस तरह का। अब क्या होगा? जैसे कॉइल घूमेंगे तो स्प्लिट रिंग भी घूमेंगी, जैसे कॉइल घूमेंगे तो स्प्लिट रिंग भी घूमेंगी, तो ये भी घूमेंगी, ये भी घूमेंगे, सेम सर्कल है। यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है, थोड़ा सा इमेजिन करो, आराम से समझ में आएगा। आ गए हो गए इतने तो आप होशियार हो यार, थोड़ा सा कंसीडर करा, ओके। अब स्प्लिट रिंग घूमेंगी। अब स्प्लिट रिंग घूमने के बाद में यदि मैं यहाँ पे अटैचमेंट के लिए, ये तो भी फिलहाल ये मत समझो कि इसको अटैच है करके, अब ये अटैचमेंट के लिए मैंने उनको कंडक्टर यदि डाल दिया वहां पे, स्प्लिट रिंग तो ऐसे घूमेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ तो भी कनेक्शन तो लगाना है, सर्किट तो कंप्लीट करवाना है, तो कुछ यहाँ पे कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शन करवा दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या फिर थोड़ा सा मार्किंग भी हो सकता यदि हार्ड मैंने कोई मेटल यूज किया तो। अब उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया? ब्रश लगवा दिए। अब ब्रश क्या है? जैसे टूथब्रश रहता है उसी टाइप का, लेकिन सॉफ्ट वाले वायर जो रहते हैं वो कार्बन ब्रश करके यूज होते हैं। उसकी डायग्राम देखो बच्चों कैसी रहती है। ब्रश, हर एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा क्या रहता है। ब्रश, कार्बन ब्रश ब्लैक कलर के होते हैं, इस तरह के, इस तरह के। इसमें बच्चे छोटे 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 ब्रशेस होते हैं, कंडक्टर सॉफ्ट रहते हैं, ज्यादा घिसते नहीं है ना। सॉफ्ट रहने के बाद में ये ब्रशेस जो है ऊपर वाले जो स्प्लिट रिंग के ऊपर ही घिसते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे S2 बता देता हूँ, यहाँ पे रिंग S1 बता देता हूँ। अब इसके ऊपर ब्रश लगते हैं बच्चों, ये हो गया ब्रश। अब ये साइड में ब्रश, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कॉइल के साथ में स्प्लिट रिंग घूमना है, 100% घूमेंगे, लेकिन ब्रश नहीं घूमेंगे। ब्रश तो बाहरी सर्किट को अटैच है, ब्रश जो है ये बाहरी सर्किट को अटैच है। अब ये जो इक्विपमेंट है बच्चों, यहाँ पे जैसे जैसे वो घिसने का तो काम तो करेंगे, तो ये जो ब्रश का जो पोर्शन है, इस टाइप का पोर्शन जो रहता है, ठीक है, इसको उन्होंने अंदर के साइड में थोड़ा सा स्प्रिंग दिया हुआ रहता है, इसको अंदर के साइड में स्प्रिंग दिया हुआ रहता है। अब क्यों स्प्रिंग दिया हुआ रहता है और डिटेल में समझाता। अब जैसे जैसे ब्रश घिसेगा बच्चों, ब्रश तो घिसना ही है, फ्रिक्शन तो होना ही है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे जैसे घिसेगा वैसे वैसे क्या करेगा, उसको प्रेस आउट करते रहेगा, है ना। कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए ना। अब यदि मैंने स्प्रिंग नहीं लगाया तो वहां पे देरी से सम गैप और सर्किट ब्रेकअप हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण ये क्या होता है, ये स्प्रिंग क्या होता है, उसको थोड़ा सा पुशअप करते रहता है। ये क्या करता है, पुशअप करते रहता है, इसके कारण सर्किट ब्रेक नहीं होगा। अब ब्रश जो है ये यहां पे लगे हुए रहते हैं। अब ये ब्रश जो है सपोज इसको बोलते हैं B1, यहां पे बोलते हैं B2, दिखाई दिया होगा, यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, और स्प्लिट रिंग का नाम क्या रखा है मैंने, S1 S2। ये तो सिर्फ आपको जानने के लिए रखा है, वैसे कोई डिनोमिनेशन नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन आप समझ लो उसमें क्या बात है। मैंने आपको स्प्लिट रिंग भी बताया, स्प्लिट रिंग डायरेक्टली किससे अटैच रहते हैं, कॉइल से अटैच रहते हैं, ओके, ये भी समझ लिया। जैसे जैसे कॉइल घूमेंगी वैसे वैसे उसके साथ में कॉइल स्प्लिट रिंग भी घूमेंगी, चलो ठीक है। अब ये जो ब्रश है ये इंडिविजुअल है, माने ये बाहरी सर्किट को अटैच रहते हैं, बाहरी सर्किट को अटैच रहते हैं। अब देखो कैसा होगा, ये जो ब्रश रहते हैं ये स्प्लिट रिंग को अटैच रहते हैं। ये ऐसे इस टाइप का ब्रश है, तो स्प्लिट रिंग कैसे होगा बच्चों, इसको अटैच रहेगा। आगे समझ में, ये स्प्लिट रिंग इसको अटैच रहेगा। किसको अटैच रहेगा, सिर्फ फ्रिक्शन लाइक दिस,
ये स्प्लिट रिंग है और अंदर के साइड में कैसा है, ये ब्रश है और ये स्प्लिट रिंग है। आगे ये इसके ऊपर क्या करते रहेंगे, फ्रिक्शन करते रहेंगे। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये क्या होते रहेंगे, फ्रिक्शन होते रहेंगे, घिसते रहेंगे। चलो ठीक है। अब इसी साइड में इसी टाइप का होगा, यहां पे भी स्प्लिट रिंग रहेंगी लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा 3D निकालने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ ले। और उसके बाद में ये जो रहता है ये ब्रश रहता है, आगे समझ में। अब ये ब्रश जो रहता है ये बाहर अंदर के साइड में स्प्रिंग लगे हुए रहता है, ये घूमेगी। ये जो डार्कन जो स्प्लिट रिंग है S1 और जो S2 है, ये मूवमेंट होंगी, ब्रश वैसे ही कांटेक्ट में रहेंगे। ओके, वो ब्रश जो है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉइल, ब्रश पार्ट नहीं है कॉइल का पार्ट कौन है, कॉइल और सिर्फ स्प्लिट रिंग। ब्रश तो अपना बाहरी सर्किट का पार्ट है। क्लियर? आगे बढ़ो। ये किस लिए लगाया जाता है कि यदि मैं डायरेक्टली कॉइल को कनेक्शन करवा दूं डीसी का, तो वो क्या होगा, मिक्सअप होगा, और उसमें मिक्सअप होने के कारण, ट्विस्ट होने के कारण वायर ब्रेकअप होने की संभावना है या फिर सर्किट ब्रेकअप होने। तो इसी कारण हमने ये एडजस्टमेंट कर दिया। स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश बोलते हैं उसको। क्लियर? हाँ, अब देखो बच्चों कैसा फंक्शन होता है, केयरफुली सुनो बच्चों। अब मैग्नेटिक लाइन चालू, मैंने सप्लाई चालू करवा दिया, ओके ठीक है। अब यहां से कैसे जाएगा, यहां से सर्किट में से जाएगा, पहले तक कहां पे जाएगा, ब्रश B1 में जाएगा। ब्रश B1 में छोटे छोटे वायर्स दिए हुए है ना, सॉफ्ट वायर्स दिए हुए। वो ब्रश क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, किसको, स्प्लिट रिंग को। अब स्प्लिट रिंग डायरेक्टली किसको अटैच रहते हैं, कॉइल के एक एंड को। इस तरह से करंट जाएगा, वापस आएगा, स्प्लिट रिंग में आएगा। स्प्लिट रिंग से कहां पे आएगा, ब्रश B2 में आएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आइडिया बहुत क्लियर हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे जा रहा बच्चों, ऊपर के साइड में जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर जा रहा है, नहीं ये 3D वाला नहीं, करंट इस तरह का, कॉइल इससे, मैग्नेटिक फील्ड करंट अंदर। ओके, फोर्स कहां पे लग रहा है, नीचे की साइड में लग रहा है। ओके, यहां पे कैसा सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा, करंट तुम्हारे यहां पे आ रहा, बाहर के साइड में आ रहा। फोर्स कैसे लग रहा, ऊपर के साइड में लग रहा। ठीक है, अब कॉइल देखो घूमेंगे बच्चों, इस तरह की कॉइल है, देखो इस तरह की कॉइल है, इस तरह की घूमेंगे। आगे समझ में, इस तरह की घूमेंगे। ये साइड में, ये जो साइड है, तो ये कहां पे जाएगी, ये साइड कहां पे जाएगी, ये साइड है ना, दो साइड है, ये साइड कहां पे जाएंगी, फोर्स कहां पे लगेगा, अपर साइड में। ओके, और ये साइड कहां पे लगेगा, फोर्स कहां पे लग रहा, नीचे के साइड में। आ गया, तो क्या होगी, पलटेगी ऐसी। आगे समझ में, ओके। अब पलटने के बाद में देखो, ये चीज आप केयरफुली सुनो कि कैसा होगा। सर यहां पे तो गैप दी हुई है भाई। ओके, अब ब्रश की सिचुएशन देखो कि किस तरह से आने वाली है, ब्रश और स्प्लिट रिंग। ठीक है, अब यहां पे ठीक है, लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग है, ब्रश तो अपने अपने जगह पे, स्प्लिट रिंग घूमेगी। स्प्लिट रिंग कहां पे आएंगी, ये गैप में आएंगे बच्चों। आगे समझ में, ये तो मैं निकाल डालता हूं यहां का पूरा डायग्राम। ओके, इस तरह का ये हो गया ब्रश, और यह भी हो गया ब्रश, इस तरह का ब्रश। अब स्प्लिट रिंग कहां पे आएंगे बच्चों, अरे यार आप कैसा होगा, कनेक्शन कैसा होगा, ये तो सर्किट ब्रेकअप हो गया। आगे अब कैसा होगा, यही तो खास बात है इसमें, यही तो खास बात है। अपने को क्या करना पड़ेगा, जब कॉइल यदि रोटेट करना हो तो उसको पूरा का पूरा घुमाना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा घुमाने के लिए करंट की डायरेक्शन साइड बाय, केयरफुली सुनो, करंट की डायरेक्शन साइड वाइज पलटना पड़ेगा। अब देखो ए बी पे करंट कैसा जा रहा, जैसे ऐसी हॉरिजॉन्टल है तो कैसा जा रहा करंट, अंदर की साइड में, ये नीला वाला अंदर की साइड में।
ओके, अब यहाँ पे सीडी के यहाँ पे करंट कैसा रहा, बाहर की साइड इस तरह का, करंट बाहर करंट अंदर, करंट अंदर करंट बाहर, सही बात। अब देखो, अब ये स्प्लिट रिंग जो है, अब देखो जैसे पहले यहाँ पे थी, अब जब घूमेंगी कॉइल भी तो स्प्लिट रिंग अटैच होने के कारण वो भी घूमेगा, वहां पे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो कहां पे ये सिचुएशन क्या है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझो उसको। अब देखो जैसे कार अपनी रन अप हो रही हो, अब कार मैंने पूरी बंद कर दी तो डायरेक्टली स्टॉप तो नहीं हो जाती, उसकी वेलोसिटी जो है या फिर उसकी स्पीड जो है ये कम नहीं होती, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉप होंगे, तो कुछ देर तक वो चलती रहेगी या फिर कुछ डिस्टेंस तक ही चलती रहेगी। तो सेम केस कॉइल के बारे में भी, कॉइल क्या करेंगे, घूमते घूमते, जैसे फैन का भी समझो, फैन बंद कर दिया कुछ देर तक घूमेगा, आ गया समझ में, ये कॉइल भी वैसे, कॉइल घूमते घूमते क्या होगा, इस स्टेज में आएगा तो सर्किट तो ब्रेकअप होगा, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, हाफ रोटेट और करेगा, हाफ रोटेट और करेगा, क्योंकि उसमें इटसेल्फ स्पीड रहेगी, आ गया। तो ये अगेन स्पीड अपने पोजीशन पे आ जाएगी कि ये स्प्लिट रिंग जो है ये अगेन अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन ये साइड में देखो, साइड का चेंज हो गया, साइड चेंज हो गया। अब कैसा चेंज हो गया बच्चों, देखो ए और बी नीचे आ रहे इस टाइप का, ठीक है, और ये सीडी ऊपर जा रहे, ठीक है। अब जैसे वर्टिकली आता है, माने सीडी ऊपर आता है और ए बी नीचे आता है, सीडी ऊपर ए बी नीचे आता है, तो ये गैप में क्या होगा, इस तरह का पहले वाला सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेकअप हो गए। लेकिन और फिर भी वो रोटेट करेंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। अब क्या होगा बच्चों, ये जो सीडी है ये साइड में आ जाएगा और ए भी है ये साइड में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का घूम रहा है, ये जो है इस तरह का घूम रहा है ना, इस तरह का घूम रहा। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे ए बी आएगा और यहां पे सी डी आएगा बच्चों, ठीक है। पहले कहां था, पहले सीक्वेंस कहां था, पहले की सीक्वेंस कहां थी, ए बी केस में हम पॉजिटिव चार्ज अटैच किए थे, ओके, और सीडी केस में नेगेटिव चार्ज अटैच किए। अब ड्यू टू द स्प्लिट रिंग और स्प्लिट होने की वजह, सॉरी चेंज होने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से ए बी केस पे क्या लग रहा है अभी, नेगेटिव चार्ज, और सीडी के ऊपर क्या लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखो सीडी को क्या लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ए बी को क्या लग रहा है, नेगेटिव चार्ज। आफ्टर टर्न होने के बाद में, कॉइल टर्न होने के बाद में आ गया ना सीक्वेंस, जैसे टर्न होने के बाद में ये साइड नीचे जाएंगे, ये साइड ऊपर आएंगे, और बीच में स्प्लिट रिंग की वजह से कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से या फिर स्पीड की वजह से और एक और रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद में ब्रशेस के कांटेक्ट में स्प्लिट रिंग डबल से वापस आएंगे, राइट, ठीक है। अब उसके वजह से साइड चेंजअप हो गई, साइड चेंजअप होने के कारण हर एक साइड का जो सीडी का नेगेटिव चार्ज था वो क्या बन गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के कनेक्शन में आ गया, और ए बी पहले पॉजिटिव था, ये किसके कनेक्शन में आ गया, नेगेटिव केस में आ गया। तो ऐसा करते करते इसका फोर्स नीचे लगेगा, उसका फोर्स अपर लगेगा, तो ये क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा, है ना, मैग्नेट की फील्ड में क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा, और इसके ऊपर अपना फंक्शन होते रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का एकदम क्लियरिफिकेशन है। तो जैसा ये पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का जो फंक्शन है ये कॉइल के घूमने के ऊपर ही तो डिपेंड है, अपने को कॉइल ही तो घुमाना है। कॉइल घूमने के बाद में आप पानी की मशीन देखो या फिर और सारी मशीन देखो, तो ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अंदर की कॉइल किस तरह की घूमती है, इसी तरह की तो घूमती है। अंदर मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और करंट चेंजअप होने की वजह से कॉइल अपने आप ही घूमना चालू करते हैं, अपने आप माने ये रूल के हिसाब से चालू होती है, उसके ऊपर फोर्स लगना चालू होता है। अब साइड बाय साइड जो है उसका चार्ज क्या होता है, उसका चार्ज बदल जाता है, इसके कारण क्या होती है, कॉइल रोटेट होते हैं। हम कॉइल के साइड का साइन बदलने वाले है नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते।
वही खुद में खुद क्या कर रहा है, साइन बदल रहा है। साइन किस तरह से बदल रहा है, साइन माने डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह से बदल रहा है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू द स्प्लिट रिंग एंड द ब्रशेस। आगे समझ में, तो ये स्प्लिट रिंग की वजह से, यदि पहले स्प्लिट नहीं रहता था तो फिर क्या होता था, वायर का ट्विस्टिंग होता था। अब वो रहने का कुछ कारण नहीं, इस तरह का रहता है ना, अंदर के साइड में। ये होने के बाद में ये कांटेक्ट में कॉइल पूरी की पूरी दूसरी इसमें आ जाएगी। तो थोड़ा सा कनेक्शन, ये छोटा सा एक पीपीटी या फिर कैसे कैसे कांटेक्ट में आता है स्प्लिट रिंग ब्रशेस के, उसके मैं छोटे छोटे फोटो डाल दूंगा या फिर ग्राफिक्स डाल दूंगा, आपको आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे तो समझने में कोई मजा नहीं है कि ग्राफिक बता दूं करके, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। एक तो वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर करके थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है कि फंक्शन किस तरह का होता है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल मैंने बात बताई कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है तो किस तरह का साइन लगता है, और बाहर के साइड में आती है तो किस तरह का साइन लगता है। तो सेम ही फंक्शन है, सिर्फ ये फंक्शन जो है स्प्लिट रिंग और ब्रशेस का फंक्शन, ये अपने ध्यान में आना जरूरी है। एक बार ध्यान में आ गया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो माने आप करके देखो कि बराबर समझ में आएगा। पिक्चर से तो समझ में आएगा, 100% आएगा। ये तो मैंने थ्योरेटिकली पूरा बैकग्राउंड एकदम डिटेल तरीके से बताया। तो ये जो थ्योरेटिकली आप थोड़ा सा पढ़ो एनसीईआरटी को, 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, लेकिन सिर्फ यही तरह का, इसी तरह का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये आपको ध्यान में रखो, इसको आप उसको ये करो, ठीक है, स्टडी करो। तो दैट्स द एंड ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है वो भी हम अगले वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कभी भी सेशन देखते हो तो पहला 02 या फिर दूसरा नंबर का जो लेक्चर है वो पहले देख लेने का, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड टू वो पता होना जरूरी है। किस तरह का, थंब, फादर, मदर और चाइल्ड। फादर थंब, 4 फिंगर, मदर, सी फॉर चाइल्ड। आ गया समझ में? तो इस तरह का फोर्स किस तरह का लगता है, इसी तरह से लगेगा। जब तक कि वो अप्लाई नहीं कर पाते आप लोग, तब तक कि थोड़ी सी डिटेल आइडिया आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। पहले आइडिया क्लियर करते जाओ, अगला भी सेशन जब कभी भी देखो तो पिछले वाले पूरे वीडियो आराम से, और एनसीईआरटी का जो बुक है वो स्टेट बाय स्टेट पढ़ते जाओ, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, या फिर रट्टा मारने का काम नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहले बी सीरियस, थोड़ा सा आराम से एक लेक्चर को आराम से देखो, स्टेप बाय, फॉरवर्ड मत करो उसको, फॉरवर्ड करके या फिर स्पीड बढ़ाओ फटाफट, है ना, वैसा मत करो, आराम से देखो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली देखो। एनसीईआरटी की किताब से टैली करो, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, वीडियो में क्या क्या बताया हुआ है, उसको तो टैली करो, स्टडी करो बिल्कुल आराम से, फिर ये व्यू क्लियर हो पाएगा। ओके देन।